नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों आज हम एमपी डीएलएड फर्स्ट ईयर की समसामयिक भारतीय समाज में शिक्षा 2021 का कंप्लीट सॉल्यूशन आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। दोस्तों हमने एमपी डीएलएड फर्स्ट ईयर के लिए एक ऑल सब्जेक्ट पीवाईक्यू सीरीज शुरू की है, जिसमें हम पिछले 5 वर्षों के प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन हमारे इस चैनल एमपी टीचिंग पर अपलोड कर रहे हैं। यदि आप एमपी डीएलएड के छात्र हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। प्रश्न क्रमांक 1 है वास्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला है वंचित होना बाल्य जीवन की उद्दीपक दशाओं की न्यूनता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है वॉलमैन का। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक वॉलमैन ने बाल विकास और वंचन का अध्ययन करते हुए स्पष्ट किया था कि जब बच्चे को उसके वातावरण में पर्याप्त मानसिक और सामाजिक उद्दीपन नहीं मिलते हैं तो वह विकास में पिछड़ जाता है। दूसरा है भारत में जाति का आधार है। तो भारत में जाति का जो आधार है वो जन्म है। भारतीय सामाजिक व्यवस्था में जाति एक बंद वर्ग है। व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता है आजीवन उसी जाति का सदस्य रहता है। इसे व्यवसाय या पूंजी से नहीं बदला जा सकता है। तीसरा है भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत शिक्षा को मौलिक अधिकार माना गया है? तो उत्तर है धारा 45 के द्वारा। विकल्पों के अनुसार धारा 45 सही है, क्योंकि यह मूल संविधान के 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान नीति निर्देशक तत्व धारा 45 नोट 86वें संविधान संशोधन के बाद इसे स्पष्ट रूप से धारा 21A के तहत मौलिक अधिकार बना दिया गया है। प्रश्न क्रमांक 4 है अति लघुत्तरी प्रश्न। वंचित वर्ग से क्या आशय है? तो उत्तर है वंचित वर्ग यानी डिप्राइव्ड क्लास का आशय समाज का वह समूह जिसे आर्थिक, सामाजिक या सांस्कृतिक कारणों से विकास के समान अवसर प्राप्त नहीं होते हैं, वंचित वर्ग कहलाता है। उदाहरण के लिए अनुसूचित जाति या जनजाति, भूमिहीन मजदूर और महीन बस्तियों के बच्चे। शिक्षा में इनके लिए समावेशी दृष्टिकोण अपनाना अनिवार्य है। प्रश्न क्रमांक 5 है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के गठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य है संविधान में वर्णित भाषा और धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करना। दूसरा है उनके शैक्षिक और सामाजिक विकास के लिए नीतियां बनाना और उनके विरुद्ध होने वाले भेदभाव की जांच कर न्याय दिलाना। प्रश्न क्रमांक 6 है शालेय संस्कृति से क्या समझते हैं? तो उत्तर है शालेय संस्कृति किसी विद्यालय के भीतर का शैक्षिक वातावरण, शिक्षक छात्र के बीच आपसी संबंध और लोकतांत्रिक मूल्य और कार्य करने की शैली मिलकर शालेय संस्कृति बनाते हैं। एक सकारात्मक संस्कृति बाल केंद्रित और भयमुक्त होती है। प्रश्न क्रमांक 7 है सामाजिक न्याय से क्या समझते हैं? तो उत्तर है सामाजिक न्याय समाज में बिना किसी लिंग, जाति, धर्म या जन्म स्थान के भेदभाव के सभी नागरिकों को विकास के समान अवसर और अधिकार उपलब्ध कराना ही सामाजिक न्याय है। यह भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मुख्य लक्ष्य है। प्रश्न क्रमांक 8 है लोकतंत्र का क्या अर्थ है, परिभाषा दीजिए। तो लोकतंत्र का अर्थ लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी अंग्रेजी शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जो यूनानी शब्द डेमोस यानी जनता और क्रेसिया यानी शासन से बना है। अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। प्रश्न क्रमांक 9 है उदारीकरण शिक्षा से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर है शिक्षा में उदारीकरण शिक्षा व्यवस्था को कठोर सरकारी नियंत्रण से मुक्त कर लचीला बनाना उदारीकरण है। इसका उद्देश्य निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी बढ़ाना, नवाचार लाना और शिक्षा को वैश्विक स्तर यानी ग्लोबल स्टैंडर्ड का बनाना। प्रश्न क्रमांक 10 है चेतनशील बुद्धिजीवी से क्या आशय है, स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर है चेतनशील बुद्धिजीविता यह एक ऐसी मानक अवस्था है जहां व्यक्ति केवल किताबी ज्ञान नहीं रखता बल्कि समाज की समस्याओं और जैसे कुरीतियां, भ्रष्टाचार के प्रति जागरूक रहता है और आलोचनात्मक चिंतन यानी क्रिटिकल थिंकिंग द्वारा उनके समाधान खोजता है। प्रश्न क्रमांक 11 है लघु उत्तरी प्रश्न। राज्य के अनिवार्य तत्वों का उल्लेख कीजिए। तो उत्तर है राज्य के अनिवार्य तत्व राजनीति विज्ञान के अनुसार किसी भी राज्य के निर्माण के लिए 4 प्रमुख तत्वों का होना आवश्यक है। पहला है निश्चित भूभाग, राज्य की एक निर्धारित सीमा होनी चाहिए। दूसरा है जनसंख्या, उस भूभाग पर निवास करने वाले नागरिक। तीसरा है सरकार, जो राज्य के कानूनों का निर्माण करे और व्यवस्था बनाए रखे। चौथा है संप्रभुता, यह सबसे महत्वपूर्ण तत्व है जिसका अर्थ है कि राज्य अपने आंतरिक और बाहरी निर्णय लेने में पूर्णतः स्वतंत्र हो। प्रश्न क्रमांक 11 का अथवा है राज्य से आप क्या समझते हैं, परिभाषा दीजिए। तो राज्य का अर्थ मनुष्य का एक ऐसा संगठित समूह जो एक निश्चित भौगोलिक सीमा के भीतर रहता है, जिसकी अपनी एक चुनी हुई स्वतंत्र सरकार होती है, राज्य कहलाता है। गवर्नर के अनुसार राज्य असंख्य व्यक्तियों का ऐसा समुदाय है जो किसी निश्चित भूभाग पर स्थायी रूप से रहता है, जो बाहरी नियंत्रण से पूर्णतः मुक्त हो और जिसकी एक संगठित सरकार हो। शिक्षा शास्त्र में राज्य का मुख्य कार्य बालकों के लिए निःशुल्क और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था करना है।
प्रश्न क्रमांक 12 है, शैक्षिक अवसरों की असमानता के प्रमुख सामाजिक प्रभावों का उल्लेख कीजिए। तो शैक्षिक असमानता के प्रमुख सामाजिक प्रभाव, पहला है वर्ग भेद में वृद्धि। जो वर्ग शिक्षा प्राप्त कर लेता है वह अमीर हो जाता है और अनपढ़ वर्ग गरीब ही रहता है, जिससे समाज में उच्च और निम्न वर्ग की खाई उत्पन्न हो गई है। दूसरा है कुरीतियों का जन्म। शिक्षा के अभाव में पिछड़े वर्गों में बाल विवाह, अंधविश्वास और छुआछूत जैसी सामाजिक कुरीतियां हावी रहती हैं। तीसरा है राष्ट्रीय विकास में बाधा। जब समाज का एक बड़ा हिस्सा, विशेषकर महिला और दलित, शिक्षा से वंचित रहता है तो देश में लोकतंत्र और आर्थिक विकास की गति धीमी हो जाती है। प्रश्न क्रमांक 12 का अथवा है, सामाजिक अधिकारों से क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो सामाजिक अधिकार वे बुनियादी अधिकार हैं जो व्यक्ति को समाज में गरिमा, समानता और सम्मान के साथ जीने के लिए आवश्यक होते हैं। प्रमुख सामाजिक अधिकार है, पहला है शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार, राइट टू एजुकेशन। दूसरा है लिंग, जाति या धर्म के आधार पर भेदभाव से मुक्ति का अधिकार। तीसरा है सार्वजनिक स्थान जैसे मंदिर, कुएं, स्कूल के समान उपयोग का अधिकार। सामाजिक अधिकारों के बिना एक समावेशी समाज की कल्पना नहीं की जा सकती है। प्रश्न क्रमांक 13 है, आधुनिकरण से क्या आशय है, स्पष्ट कीजिए। तो आधुनिकरण यानी मॉडर्नाइजेशन का आशय, आधुनिकरण का अर्थ केवल पश्चिमी कपड़े पहनना नहीं, बल्कि यह विचारों, कार्यप्रणाली और समाज के दृष्टिकोण में एक प्रगतिशील बदलाव है। पहला है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, पुरानी रूढ़िवादी मान्यताओं को छोड़कर तर्क और विज्ञान पर आधारित जीवन शैली अपनाना। दूसरा है तकनीक का प्रयोग, शिक्षा, कृषि और उद्योगों में नवीनतम तकनीक जैसे आईसीटी, कंप्यूटर का उपयोग करना। तीसरा है समानता, समाज में सभी को समान अधिकार देना आधुनिकरण की पहचान है। प्रश्न क्रमांक 13 का अथवा है, सामाजिक परिवर्तन से क्या समझते हैं, संक्षेप में व्यक्त कीजिए। तो उत्तर है सामाजिक परिवर्तन, समाज हमेशा परिवर्तनशील है। समाज की संरचना, संस्थाओं जैसे परिवार, विवाह, मूल्यों और रीति रिवाजों के समय के साथ बदलाव आता रहता है, उसे सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। मैकाइवर एवं पेज के अनुसार समाजशास्त्री होने के नाते हमारी विशेष रुचि सामाजिक संबंधों में है और इन संबंधों में होने वाले परिवर्तन को हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। कारण है शिक्षा, औद्योगिकरण और तकनीकी विकास में इनके प्रमुख वाहक हैं। प्रश्न क्रमांक 14 है, शिक्षा के सार्वजनिकरण का क्या अर्थ है, स्पष्ट कीजिए। तो शिक्षा के सार्वजनिकरण का अर्थ, इसका अर्थ है कि देश के प्रत्येक बालक, विशेषकर 6 से 14 आयु वर्ग को बिना किसी जाति, लिंग, क्षेत्र या आर्थिक भेदभाव के प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिले। इसके 3 मुख्य चरण हैं। पहला है सार्वभौमिक सुविधा, बच्चों के निवास स्थान से 1 किलोमीटर के भीतर स्कूल होना चाहिए। दूसरा है सार्वभौमिक नामांकन, सभी बच्चों का स्कूल में एडमिशन होना चाहिए। तीसरा है सार्वभौमिक ठहराव, बच्चे बीच में स्कूल ना छोड़े और अपनी कक्षा 8 तक की शिक्षा को पूरी करें। प्रश्न क्रमांक 14 का अथवा है, समान पड़ोसशाला से क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर है समान पड़ोसशाला। इस अवधारणा का सुझाव सर्वप्रथम कोठारी आयोग 1964 से 66 में दिया था। इसका अर्थ है कि एक निश्चित इलाके यानी पड़ोस के सभी बच्चे, चाहे वे अमीर हो या गरीब, किसी भी जाति या धर्म के हो, एक ही स्थान पर स्कूल में एक साथ पढ़े। महत्व, यह व्यवस्था समाज में अमीर गरीब की खाई और जातिगत भेदभाव को खत्म कर सच्ची समावेशी शिक्षा और राष्ट्रीय एकता स्थापित करने का सबसे मजबूत माध्यम है। प्रश्न क्रमांक 15 है, बालिका शिक्षा से आप क्या समझते हैं, बालिका शिक्षा की प्रमुख चुनौतियों को प्रतिपादित कीजिए। तो उत्तर है बालिका शिक्षा का अर्थ बालिकाओं यानी लड़कियों को बालकों के समान शैक्षिक अवसर और गुणवत्तापूर्ण विद्यालयी शिक्षा प्रदान करना बालिका शिक्षा है। प्रमुख चुनौतियां, पहला है रूढ़िवादी मानसिकता, आज भी समाज के कई वर्गों में लड़कियों को पराया धन मानकर उनकी शिक्षा से ज़्यादा उनके विवाह को प्राथमिकता दी जाती है। दूसरा है सुरक्षा एवं दूरी, स्कूलों का घर से दूर होना और रास्ते में सुरक्षा का अभाव अभिभावकों को लड़कियों को स्कूल भेजने से रोकता है। तीसरा है घरेलू कार्यों का बोझ, गरीब परिवारों में लड़कियों से छोटे भाई बहन की देखभाल और घर का काम करवाया जाता है, जिससे वे ड्रॉप आउट हो जाती हैं। प्रश्न क्रमांक 15 का अथवा है, प्रारंभिक शिक्षा से क्या आशय है, प्रारंभिक शिक्षा की प्रमुख आवश्यकताओं का उल्लेख कीजिए। तो प्रारंभिक शिक्षा का आशय कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक 6 से 14 वर्ष की आयु दी जाने वाली शिक्षा को प्रारंभिक शिक्षा कहा जाता है। यह व्यक्ति के जीवन की आधारशिला है। प्रमुख आवश्यकताएं, पहला है साक्षरता और जीवन कौशल, बच्चे को बुनियादी पढ़ना, लिखना और गणितीय कौशल सिखाने के लिए। दूसरा है लोकतांत्रिक नागरिक, यानी बालकों में बचपन से ही समानता, सहयोग और राष्ट्रीयता के मूल्य विकसित करने के लिए। तीसरा है व्यक्तित्व विकास, खेल विधि द्वारा बालक का शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक विकास सुनिश्चित करने के लिए। प्रश्न क्रमांक 16 है, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, वैश्वीकरण के प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। तो उत्तर है वैश्वीकरण का अर्थ है
किसी भी देश की अर्थव्यवस्था, संस्कृति और शिक्षा को विश्व के अन्य देशों के साथ जोड़ना और विश्व को एक बाजार यानी ग्लोबल विलेज के रूप में विकसित करना वैश्वीकरण कहलाता है। प्रमुख उद्देश्य: पहला है मुफ्त व्यापार, वस्तुओं, सेवाओं और तकनीकी का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिना किसी बाधा के आदान प्रदान करना। दूसरा है आर्थिक विकास, बहुराष्ट्रीय कंपनियों एमएनसीज के माध्यम से देश में विदेशी निवेश लाना और रोजगार के वैश्विक अवसर पैदा करना। तीसरा है शैक्षिक गुणवत्ता, दुनिया भर के आधुनिक ज्ञान और नवाचार को भारतीय शिक्षा प्रणाली का हिस्सा बनाना। प्रश्न क्रमांक 16 का अथवा है लोकतंत्र के लिए शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। तो उत्तर है लोकतंत्र के लिए शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य: एक सफल लोकतंत्र तभी संभव है जब नागरिक शिक्षित हो। पहला है अधिकारों व कर्तव्यों का ज्ञान, शिक्षा छात्रों को उनके मौलिक अधिकारों के साथ साथ राष्ट्र के प्रति उनके कर्तव्यों के प्रति जागरूक बनाती है। दूसरा है आलोचनात्मक चिंतन, छात्रों में तर्क करने और सही गलत का निर्णय लेने की क्षमता विकसित करना ताकि वे योग्य नेता चुन सके। तीसरा है सहिष्णुता व भ्रातृत्व, कक्षा में सहयोगात्मक वातावरण में सभी धर्मों और जातियों के छात्रों के बीच आपसी प्रेम और सहनशीलता का विकास करना। प्रश्न क्रमांक 17 है दीर्घ उत्तरी प्रश्न, शिक्षा के अवसरों की समानता का क्या अर्थ है? शैक्षिक अवसरों के महत्व का प्रतिपादित कीजिए। उत्तर है शिक्षा के अवसरों की समानता का अर्थ: इसका अर्थ यह नहीं कि सभी बच्चों को एक ही विषय या एक जैसी शिक्षा दी जाए। इसका वास्तविक अर्थ है कि प्रत्येक बालक को उसकी अंतर्निहित क्षमता, योग्यता और रुचि के अनुसार अपनी पूर्ण प्रगति करने के लिए समान अवसर प्राप्त हो। शिक्षा में किसी भी बालक के साथ उसकी जाति, धर्म, शारीरिक विकलांगता के आधार पर भेदभाव न किया जाए। शैक्षिक अवसरों की समानता का महत्व: पहला है मानवीय प्रतिभा की खोज, जब सभी वर्गों को समान अवसर मिलेंगे तभी समाज के निचले तबके से वैज्ञानिक, डॉक्टर और कुशल शिक्षक निकल कर आएंगे। दूसरा है सच्चा लोकतंत्र, लोकतंत्र समानता के सिद्धांत पर टिका है। यदि शिक्षा केवल अमीरों तक सीमित रहेगी तो लोकतंत्र पूंजीपतियों का तंत्र बन जाएगा। तीसरा है सामाजिक न्याय की स्थापना, पिछड़े और शोषित वर्ग को समाज की मुख्य धारा में लाने का एकमात्र साधन समान शिक्षा ही है। चौथा है राष्ट्रीय विकास, एक शिक्षित और कुशल आबादी ही राष्ट्र के आर्थिक विकास यानी जीडीपी को गति दे सकती है। प्रश्न क्रमांक 17 का अथवा है शिक्षा के निजीकरण से क्या तात्पर्य है? निजीकरण के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। तो शिक्षा के निजीकरण का तात्पर्य शिक्षा व्यवस्था के प्रबंध और संचालन में सरकारी हस्तक्षेप को कम करना, निजी संस्थानों यानी प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी को बढ़ावा देना ही शिक्षा का निजीकरण कहलाता है। इसमें निजी स्कूलों और विश्वविद्यालयों को मान्यता दी जाती है। निजीकरण के प्रमुख कारण है पहला है संसाधनों की कमी, सरकार के पास सीमित बजट होता है जिससे वह विशाल आबादी के लिए उच्च स्तरीय ढांचा और तकनीक अकेले उपलब्ध नहीं करा सकती है। दूसरा है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की मांग, उदारीकरण के बाद अभिभावक स्मार्ट क्लासरूम, कंप्यूटर लैब और अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं की शिक्षा चाहते हैं जिसे निजी क्षेत्र तेजी से उपलब्ध करा रहे हैं। तीसरा है प्रतियोगिता का अभाव, सरकारी संस्थाओं में एकाधिकार के कारण अक्सर गुणवत्ता में गिरावट आती है। निजीकरण में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ़ती है जिससे शिक्षा का स्तर सुधरता है। चौथा है कौशल विकास, निजी संस्थान बाजार की मांग के अनुसार व्यावसायिक पाठ्यक्रम तुरंत शुरू कर देती है। प्रश्न क्रमांक 18 है विद्यालय से आप क्या समझते हैं? विद्यालय की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। विद्यालय का अर्थ: विद्यालय यानी स्कूल शब्द ग्रीक भाषा के स्कोला से बना है जिसका अर्थ है अवकाश होता है। वर्तमान में विद्यालय समाज द्वारा स्थापित एक औपचारिक संस्था है जहां बालकों की शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास के लिए एक विशेष वातावरण तैयार किया जाता है। जॉन डीवी के अनुसार विद्यालय समाज का एक लघु रूप है। विद्यालय की प्रमुख विशेषताएं: पहला है औपचारिक शिक्षा का केंद्र, यहाँ एक निश्चित पाठ्यक्रम, समय सारणी और प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा उद्देश्यपूर्ण शिक्षा प्रदान की जाती है। दूसरा है सामाजिकरण का माध्यम, परिवार के बाद विद्यालय ही वह स्थान है जहाँ बच्चा समूह में कार्य करता है, नियमों का पालन करता है और नेतृत्व के गुण सीखता है। तीसरा है सांस्कृतिक संरक्षण व हस्तांतरण, विद्यालय समाज की परंपराओं, इतिहास और संस्कृति को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य करता है। चौथा है बाल केंद्रित वातावरण, यह आधुनिक विद्यालय भयमुक्त और प्रजातांत्रिक होता है जहाँ शिक्षक सुविधादाता के रूप में बालक की मदद करता है। प्रश्न क्रमांक 18 का अथवा है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना से आप क्या समझते हैं? इस योजना के प्रमुख उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। तो उत्तर है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना भारत सरकार द्वारा जुलाई 2004 में समाज के अत्यंत पिछड़े, दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों की बालिकाओं के लिए यह योजना शुरू की गई थी। इसके अंतर्गत उच्च प्राथमिक स्तर 6 से 8 की बालिकाओं के लिए निःशुल्क आवासीय विद्यालय स्थापित किए गए थे। वर्तमान में यह समग्र शिक्षा अभियान का एक हिस्सा है। योजना के प्रमुख उद्देश्य थे: पहला है वंचित वर्गों की शिक्षा, एसटी, एससी, ओबीसी और अल्पसंख्यक
वर्ग के उन बालिकाओं को शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ना जो किसी कारणवश स्कूल छोड़ चुकी थी। दूसरा है सुरक्षित आवासीय सुविधा। जिन गांवों में उच्च प्राथमिक स्कूल दूर हैं, वहां लड़कियों को स्कूल कैंपस में ही रहने, भोजन और किताबों की मुफ्त सुविधा देना। तीसरा है लैंगिक समानता। शिक्षा के क्षेत्र में छात्र छात्राओं के बीच अंतर को समाप्त करना और बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाना। चौथा है जीवन कौशल विकास। किताबी ज्ञान के साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण यानी सिलाई, कंप्यूटर आदि देकर उन्हें सशक्त बनाना। प्रश्न क्रमांक 19 है निबंधात्मक प्रश्न। शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का अनुकरण करती है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। तो शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का अनुकरण करती है कथन की व्याख्या। यह कथन समाजशास्त्र के एक इस सिद्धांत पर आधारित है कि समाज शिक्षा को बनाता है, शिक्षा समाज को नहीं। इसका अर्थ है कि पहले समाज में परिवर्तन होता है, जैसे राजनीति, आर्थिक या तकनीकी। उसके बाद उस नई आवश्यकता को पूरा करने के लिए शिक्षा के स्वरूप में बदलाव किया जाता है। इसे निम्न बिंदुओं व उदाहरणों से समझा जा सकता है। पहला है औद्योगिक परिवर्तन का प्रभाव। जब समाज में कृषि युग से औद्योगिक युग आया तो समाज को इंजीनियर और क्लर्कों की आवश्यकता पड़ी। समाज की इस नई मांग के कारण शिक्षा के पाठ्यक्रम में तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा को शामिल किया गया है। दूसरा है राजनीतिक परिवर्तन। जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था तो शिक्षा का उद्देश्य केवल बाबुओं का निर्माण करना था, लेकिन जैसे ही 1947 में भारत एक स्वतंत्र लोकतंत्र बना तो शिक्षा का स्वरूप बदल गया। इसमें समानता और स्वतंत्रता के मूल्य जोड़े गए। तीसरा है तकनीकी क्रांति। वर्तमान में समाज तेजी से डिजिटल हो रहा है। कंप्यूटर, एआई समाज के इस बदलाव का अनुकरण करते हुए आज शिक्षा प्रणाली में स्मार्ट क्लास और ऑनलाइन लर्निंग अनिवार्य हो गई है। निष्कर्ष, शिक्षा एक यंत्र है। जिस प्रकार का समाज होता है वह अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए शिक्षा के पाठ्यक्रम और उद्देश्यों को उसी सांचे में ढाल लेता है। प्रश्न क्रमांक 19 का अथवा है संस्कृति का क्या आशय है, इसके प्रमुख आयामों का वर्णन कीजिए। तो उत्तर है संस्कृति यानी कल्चर का आशय। संस्कृति किसी समाज के जीवन जीने का तरीका है। एक समाज के रीति रिवाज, कला, साहित्य, भाषा, धर्म और नैतिक मूल्य मिलकर उस समाज की संस्कृति बनाते हैं। टाइलर के अनुसार संस्कृति वह जटिल समग्रता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता, कानून और समाज के सदस्यों के रूप में मनुष्य द्वारा प्राप्त की गई अन्य सभी क्षमताएं शामिल हैं। संस्कृति के प्रमुख आयाम। समाजशास्त्री आगबर्न ने संस्कृति को दो मुख्य आयामों में विभाजित किया है। पहला है भौतिक संस्कृति। भौतिक संस्कृति में वे सभी वस्तुएं आती हैं जिन्हें मनुष्य ने अपने सुख सुविधा और उपयोग के लिए बनाया है और जिन्हें हम देख या छू सकते हैं। उदाहरण के लिए मकान, कपड़े, वाहन, मशीनें, कंप्यूटर, औजार आदि। भौतिक संस्कृति में बहुत तेजी से बदलाव आता है। दूसरा है अभौतिक संस्कृति। अभौतिक संस्कृति यानी अमूर्त, एब्स्ट्रैक्ट होती है। इसका संबंध मनुष्य के विचारों, भावना और मान्यता से है। इसे देखा या छुआ नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है। उदाहरण भाषा, धर्म, परंपराएं, नैतिक मूल्य, कला और कानून। अभौतिक संस्कृति में परिवर्तन बहुत धीमी गति से होता है। निष्कर्ष, शिक्षा का प्रमुख कार्य इसी संस्कृति का संरक्षण करना और इसे नई पीढ़ी को हस्तांतरित करना है। प्रश्न क्रमांक 20 है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से क्या समझते हैं, इसके प्रमुख आयामों का वर्णन कीजिए। तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अर्थ है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा वह शिक्षा है जो केवल रटने पर जोर नहीं देकर बालक के सर्वांगीण विकास, शारीरिक, मानसिक, नैतिक को सुनिश्चित करे। यह शिक्षा बालक को जीवन की वास्तविक समस्याओं का समाधान करने और एक कुशल नागरिक बनने में सक्षम बनाती है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के प्रमुख आयाम। पहला है गुणवत्तापूर्ण अधिगमकर्ता। शिक्षार्थी स्वस्थ, पोषित और सीखने के लिए प्रेरित होना चाहिए। पारिवारिक और सामाजिक सहयोग उसे विद्यालय से जोड़े रखता है। दूसरा है गुणवत्तापूर्ण अधिगम। विद्यालय सुरक्षित, बाल अनुकूल और समावेशी होना चाहिए। पर्याप्त रोशनी, हवादार कमरे, स्वच्छ पेयजल और शौचालय बुनियादी जरूरतें हो। तीसरा है गुणवत्तापूर्ण पाठ्यक्रम। विषय वस्तु बाल केंद्रित यानी चाइल्ड सेंटर होनी चाहिए जो भेदभाव रहित हो, छात्रों में जीवन कौशल विकसित करे। चौथा है गुणवत्तापूर्ण प्रक्रिया। शिक्षक को प्रशिक्षित होना चाहिए, कक्षा में गतिविधि आधारित शिक्षण हो और बच्चों को भयमुक्त मूल्यांकन यानी सीसीई हो। पांचवा है गुणवत्तापूर्ण परिणाम। शिक्षा पूरी होने के बाद छात्र साक्षर होने के साथ साथ समाज के सकारात्मक योगदान देने और आजीविका कमाने के योग्य होना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 20 का अथवा है सामाजिक विषमताओं से आप क्या समझते हैं, सामाजिक विषमताओं को दूर करने के प्रमुख उपाय का वर्णन कीजिए। उत्तर है सामाजिक विषमताओं का अर्थ समाज में व्यक्तियों या समूहों के बीच धन, जाति, लिंग, धर्म या जन्म स्थान के आधार पर होने वाले भेदभाव और संसाधनों के असमान वितरण को सामाजिक विषमता कहते हैं। भारत में जाति व्यवस्था, अमीर गरीब की खाई और स्त्री पुरुष के भेदभाव इसके ज्वलंत उदाहरण हैं। सामाजिक विषमताओं को दूर करने के उपाय हैं। पहला है समान और अनिवार्य शिक्षा।
शिक्षा विषमता दूर करने का सबसे शक्तिशाली अस्त्र है। विद्यालय में समावेशी शिक्षा लागू हो, जहां दलित, सामान्य और अमीर गरीब बच्चे बिना किसी भेदभाव के एक साथ पढ़ें और मिड डे मील में खाएं। दूसरा है संवैधानिक अधिकारों का कड़ाई से पालन। संविधान के अनुच्छेद 14 समानता और 15 भेदभाव का निषेध और 17 अस्पृश्यता का अंत को समाज में सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। तीसरा है आर्थिक न्याय और रोजगार। गरीब और वंचित वर्गों जैसे भूमिहीन मजदूरों के मनरेगा कौशल विकास और कुटीर उद्योगों का विकास किया जाए ताकि संपत्ति का समान वितरण हो सके। चौथा है महिला सशक्तिकरण। महिलाओं को शिक्षा, रोजगार और राजनीति में समान अवसर देकर लैंगिक विषमताएं यानी जेंडर बायस को दूर किया जाना चाहिए। बालिका शिक्षा को निःशुल्क और प्रोत्साहित किया जाए। प्रश्न क्रमांक 21 है, शिक्षण अधिगम परिस्थितियों में शिक्षक की भूमिका एवं महत्व का वर्णन कीजिए। तो उत्तर है शिक्षण अधिगम परिस्थितियों में शिक्षक की भूमिका एवं महत्व। आधुनिक शिक्षा शास्त्र और NCF 2005 के अनुसार शिक्षण एक द्विध्रुवी या त्रिध्रुवी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक का महत्व सर्वोत्तम है। शिक्षक अब केवल ज्ञान का तानाशा नहीं बल्कि वह बालक की अधिगम प्रक्रिया को सरल बनाने वाला एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। शिक्षक की प्रमुख भूमिकाएं। पहला है एक सुविधादाता के रूप में। शिक्षक का काम बच्चों को सीधा उत्तर रटाना नहीं, वह कक्षा में ऐसा वातावरण बनाता है कि TLM उपलब्ध कराता है और संकेत देता है जिससे बच्चा स्वयं ज्ञान का निर्माण कर सके। दूसरा है मार्गदर्शन और परामर्शदाता के रूप में। शिक्षक बच्चों की मनोवैज्ञानिक उलझनों, सीखने की गति और पारिवारिक पृष्ठभूमि को समझकर उन्हें सही दिशा दिखाता है। तीसरा है प्रेरक के रूप में। कक्षा में नीरसता दूर करने के लिए शिक्षक कहानी विधि यानी स्टोरी टेलिंग, खेल विधि और प्रशंसा के माध्यम से छात्रों में सीखने की आंतरिक जिज्ञासा जगाता है। चौथा है सह अधिगमकर्ता। एक आदर्श शिक्षक स्वयं भी जीवन भर सीखता रहता है। वह छात्रों के साथ मिलकर नई तकनीकी ICT का प्रयोग करता है। निष्कर्ष, शिक्षक वह कुशल कुम्हार है जो शिक्षण अधिगम की परिस्थितियों में छात्र रूपी कच्ची मिट्टी को एक सुंदर और सुदृढ़ बर्तन का आकार देता है। प्रश्न क्रमांक 21 का अथवा है सामाजिक बदलावकर्ता के रूप में शिक्षक की भूमिका एवं प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। तो सामाजिक बदलावकर्ता के रूप में शिक्षक की भूमिका। डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार शिक्षक समाज का मार्गदर्शक है। समाज को अंधकार, कुरीतियों और अज्ञानता से निकाल एक प्रगतिशील दिशा में ले जाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी शिक्षक पर ही होती है। वह केवल स्कूल की चारदीवारी तक सीमित नहीं होता है। सामाजिक बदलावकर्ता के रूप में प्रमुख कार्य। पहला है कुरीतियों का उन्मूलन। समाज में व्याप्त छुआछूत, जातिवाद, अंधविश्वास और बाल विवाह जैसी बुराइयों के खिलाफ शिक्षक अपनी कक्षा में तार्किक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करके प्रहार करता है। दूसरा है लोकतांत्रिक मूल्यों का निर्माण। शिक्षक स्कूल में विभिन्न जातियों और धर्मों के बच्चों के साथ समान व्यवहार करता है। वह भावी पीढ़ी में न्याय, समानता, समरसता और सहिष्णुता और वसुधैव कुटुंबकम के बीज बोता है। तीसरा है समुदाय को जागरूक करना। शिक्षक शाला प्रबंधन समिति SMC और चौपालों के माध्यम से अभिभावकों को साक्षरता, स्वास्थ्य, स्वच्छता और बालिका शिक्षा के महत्व के प्रति जागरूक करता है। चौथा है राष्ट्रीय एकता का विकास। संकीर्ण क्षेत्रवाद या भाषावाद के ऊपर उठकर शिक्षक छात्रों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखने की भावना पैदा करता है। तो दोस्तों ये था MP DLED फर्स्ट ईयर का समसामयिक भारतीय समाज में शिक्षा 2021 का कंप्लीट सॉल्यूशन। अगर आप इसी प्रकार के अन्य वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।